गुड आफ्टरनून बच्चों। टुडे आई विल डिस्कस द पेपर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। जो ये टेस्ट नंबर 9 है, ठीक है, इसमें चैप्टर है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है बेटा, तो ये आपका पेपर जो हुआ था 16/3/2025 यानी 16 मार्च को आपका ये पेपर हुआ था, उसी का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो बेटा इसका पहला क्वेश्चन है द ऑर्गेनिज्म हैविंग सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इज। आपके चार ऑप्शन हैं 5X174 बैक्टीरियोफेज लेमडा ई कोलाई हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है बेटा, तो देखिए ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी जीवित प्राणी हैं सभी में डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है। ठीक है बेटा, केवल सर्टेन वायरसेस में ही डीएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। तो आपका जो आंसर होगा बेटा 5X174। 5X174 में क्या है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है, एसएस डीएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड। ठीक है, बैक्टीरियोफेज लेमडा इसमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, ई कोलाई में डबल स्टैंडर्ड होता है, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, ह्यूमन में डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। मतलब सभी जितनी कोशिकाएं हैं जीवित सभी में डबल स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज है, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। बेटा आप लोग जानते हैं न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए इन दोनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। न्यूक्लियोटाइड में तीन चीजें होती हैं, राइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट ग्रुप। इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। शुगर में बेटा अगर डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोज होगा, आरएनए है तो राइबोज होगा, प्लस नाइट्रोजनस बेस चार तरह के, मतलब बेसिकली दो तरह के होते हैं, प्यूरीन एंड पिरिमिडीन। प्यूरीन में एडेनिन और ग्वानिन आता है, पिरिमिडीन में साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल आता है, प्लस एक फॉस्फेट ग्रुप होता है। ठीक है, इन तीनों को मिला करके हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड। तो एक न्यूक्लियोटाइड, इस तरह से बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिल करके क्या बनाते हैं, एक लंबी चेन बनाते हैं। तो न्यूक्लिक एसिड क्या है, डीएनए हो चाहे आरएनए, दोनों क्या है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। स्टेटमेंट पहला सही है। स्टेटमेंट सेकंड है डीएनए एंड आरएनए आर द टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड फाउंड इन लिविंग सिस्टम। हम बेटा जानते हैं डीएनए लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल, आरएनए और सारे काम करता है सेल में, लेकिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, आरएनए कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर आ जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट, डी, यानी 92 का आपका डी होगा। नेक्स्ट है द फंक्शन ऑफ आरएनए आर। आरएनए के क्या क्या फंक्शन हैं। एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल इन सम वायरसेस, सही है, कुछ वायरसेस में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। एक्ट एज मैसेंजर, ये बेटा आरएनए जो है तीन तरह का बेसिकली होता है। आरएनए 3 टाइप का बेसिकली होता है सेल के अंदर। एक को कहते हैं एमआरएनए यानी संदेशवाहक आरएनए, दूसरे को कहते हैं टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए जो एडाप्टर की तरह काम करता है, और तीसरा है आपका आरआरएनए। आरआरएनए बेटा क्या करता है, स्ट्रक्चर बनाता है, किसका, एक सेल ऑर्गेनेल जिसको हम कहते हैं राइबोसोम। तो आरआरएनए क्या बनाता है, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम बनाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसीलिए इसका नाम है राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है, एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। अब एक्ट एज मैसेंजर, तो एमआरएनए क्या करता है, डीएनए के संदेश को ले जा करके क्या करता है, कॉपी करता है। तो ये क्या कहलाता है, मैसेंजर आरएनए। तो एमआरएनए क्या करेगा, मैसेंजर की तरह भी काम करेगा, एडाप्टर की तरह काम करेगा। टीआरएनए क्या करता है, एक तरफ एमिनो एसिड से जुड़ा होता है, दूसरे अपने एंटीकोडॉन की सहायता से एमआरएनए से जुड़ता है। ठीक है, एडाप्टर की तरह काम करता है। एडाप्टर बेटा वही जो मोबाइल में चार्जर लगाते हैं ना, इलेक्ट्रिक सर्किट को मोबाइल के सर्किट से जोड़ता है, वैसे ही ये एमआरएनए को प्रोटीन की चेन से जोड़ता है। कौन, टीआरएनए, एडाप्टर आरएनए। स्ट्रक्चर आरएनए
स्ट्रक्चरल आरएनए राइबोसोम में काम करता है। आरआरएनए जो होता है स्ट्रक्चर बनाता है किसका, राइबोसोम का। एंड समटाइम्स एक्ट एज कैटालिटिक मॉलिक्यूल, और कभी कभी क्या है, एंजाइम की तरह काम करता है, जिसको हम राइबोजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, राइबोजाइम। तो बेटा ये तीनों बातें सही हैं। राइबोजाइम, एक्ट एज राइबोजाइम। एक्चुअली बेटा क्या होता है, जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसकी लार्जर सब यूनिट में 23S आरएनए होता है और यूकैरियोट में 28S आरआरएनए। ये दोनों कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। और कैटलिस्ट कैसा, एक एमिनो एसिड को दूसरे एमिनो एसिड से जोड़ने के लिए जो पेप्टाइड बॉन्ड बनता है, उस पेप्टाइड बॉन्ड को बनवाने के लिए यही 23S आरआरएनए और 28S आरआरएनए काम करते हैं इन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका आंसर होगा 93 का डी। ठीक है, नेक्स्ट है स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग आरएनए फ्रॉम डीएनए एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस कलेक्टिवली नोन एज सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। जैसे बेटा ये डायग्राम बना होता है, डीएनए से डीएनए बनाते हैं हम लोग, तो उसको रेप्लिकेशन कहते हैं। एक डीएनए से डीएनए बन जाए, 1 से 2 डीएनए बनते हैं, और इस डीएनए से अगर एमआरएनए बन जाए, सिंगल स्टैंडर्ड होगा एमआरएनए। ठीक, तो इसको ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। ये क्या हो गया आपका, इसको कहेंगे रेप्लिकेशन, इसको कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से जब प्रोटीन बनती है बेटा, आरएनए से जब क्या बनता है, प्रोटीन बनती है, ये अमीनो एसिड की चेन। ठीक, ये क्या है, एमआरएनए है, ये डीएनए है, ये आरएनए है और ये प्रोटीन है। तो डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। ठीक, और इस पूरे होल प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, आणविक जीव विज्ञान का, आणविक जीव विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, डीएनए से डीएनए बनने को रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए बनने को ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन बनने को ट्रांसलेशन कहते हैं। और इस होल प्रोसेस को हम सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहते हैं। तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया। दूसरा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन इज फाउंड इन रेट्रोवायरसेस। बेटा सर्टेन वायरसेस जो होते हैं, जिनमें जो आरएनए वायरसेस होते हैं, और उन आरएनए वायरसेस में एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। वो एंजाइम क्या करता है, इन आरएनए वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनाता है। तो आरएनए से डीएनए बनता है, इसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, और ये बेटा रेट्रोवायरसेस में पाया जाता है, इसलिए स्टेटमेंट सेकंड भी सही है। आपका आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आपका डी आंसर हो जाएगा। ठीक, डीएनए की प्रतिकृति यानी रेप्लिकेशन, डीएनए से आरएनए के निर्माण की विधि और प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया को सामूहिक रूप से आणविक जीव विज्ञान मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के केंद्रीय सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। दूसरा है प्रतीप अनुलेखन रेट्रोवायरस में पाया जाता है। दोनों बातें सही हैं। नेक्स्ट, द लेंथ ऑफ डीएनए इज यूजुअली डिफाइंड एज नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। अगर बेटा सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है तो सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए में हम क्या गिनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स को।
और अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था कि 5x174 में सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है। तो अगर उसके हमें देखना हो, लेंथ नापना हो डीएनए की, तो हम ये कहेंगे कितने न्यूक्लियोटाइड हैं। लेकिन अगर डबल स्टैंडर्ड होगा तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए में बेटा क्या होता है, बेस पेयर बनते हैं। ए हमेशा टी से बेस पेयर बनाता है, जी हमेशा सी से बनाता है, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से, ये 2 हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से। अगेन सी हमेशा जी से बनाएगा, 3 हाइड्रोजन बॉन्ड की सहायता से। ठीक, तो अगर डबल स्टैंडर्ड है तो बेस पेयर की सहायता से करेंगे, और सिंगल स्टैंडर्ड है तो न्यूक्लियोटाइड की सहायता से हम डीएनए की लंबाई को नापते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड और क्षार युग्म दोनों चीजें होंगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है बेटा, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर 1, 2, 3 एंड 4। देखो बेटा ये क्या है, आपका लैक ओपेरान के बारे में बात कर रहा है। ये प्रमोटर है, इंड्यूस ये आई है। आई एक्चुअली ये रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ये इनहिबिटरी प्रोटीन है। आई स्टैंड्स फॉर इनहिबिशन। फिर प्रमोटर है किसका, स्ट्रक्चरल जीन का। ऑपरेटर है ZYA हमारे स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, आई से क्या बन रहा है, आई बेटा क्या होता है, एक कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है। आई जो है ये कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स है, और कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स आर दोज जीन्स विच आर कॉन्टिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड इज RNA एंड प्रोटीन प्रोडक्ट। वो हमेशा अपना बनाते रहते हैं। ठीक, तो आई जीन इसमें कोई रेगुलेशन नहीं होता, उनको किसी रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जिस जीन को कोई रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है उसके प्रोटीन प्रोडक्ट की हमेशा सेल को रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे जीन को कॉन्स्टिट्यूटिव जीन कहते हैं। तो आई जीन क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन है, हमेशा बनता रहेगा। ये अपना mRNA बनाएगा और प्रोटीन बनाएगा। ये जो बना है ये हमारा क्या है, रिप्रेसर है। ठीक है, रिप्रेसर प्रोटीन। ये रिप्रेसर प्रोटीन तब रुकती है जब इसको कोई इंड्यूसर मिल जाता है। और यहाँ पे बेटा ओपेरान के केस में ये लैक्टोज होगा। लैक्टोज जब रिप्रेसर प्रोटीन से मिल जाता है तो इससे बाइंड हो जाता है, और फिर ये ऑपरेटर पे जाके बाइंड नहीं होता है। जब ये ऑपरेटर पे बाइंड नहीं होगा तो स्ट्रक्चरल जीन का प्रमोटर क्या बनाएगा, ZYA का mRNA बनाएगा, जिसको हम लैक mRNA कहेंगे। और Z से बेटा क्या बनता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। Y से क्या बनता है, परमिएज। और A से क्या बनता है, ट्रांस एसिटाइलेज। यही इसमें पूछा गया है कि नंबर 1 पे क्या है। तो नंबर 1 पे बेटा जब ये लैक्टोज जुड़ जाएगा किसके साथ, इंड्यूसिबल ये रिप्रेसेबल प्रोटीन के साथ। ठीक है, ये जो रिप्रेसर प्रोटीन है इसके साथ जब जुड़ जाएगा तो ये प्रोटीन इनएक्टिव हो जाएगी। तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, पहले इनएक्टिव रिप्रेसर परमिएज, नंबर 2 पे परमिएज नहीं होगा, ट्रांस एसिटाइलेज नहीं होगा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, पहला गलत। दूसरा है इनएक्टिव रिप्रेसर। ठीक, ये तो सही है, इनएक्टिव रिप्रेसर तो होगा नंबर 1 पे। नंबर 2 पे ट्रांस एसिटाइलेज, जबकि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। नंबर 3 पे आ जाओ, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पहला नंबर पे, इस 1 वाले को क्या कह रहे हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारा बचा क्या, नेक्स्ट डी, इनएक्टिव रिप्रेसर। नंबर 1 पे इनएक्टिव रिप्रेसर है, नंबर 2 पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये वाई से क्या बनेगा, परमिएज, यहाँ पे क्या बनेगा, परमिएज। और यहाँ ए से क्या बनेगा, ट्रांस एसिटाइलेज। तो हमारा ट्रांस एसिटाइलेज। ठीक, हमारा आंसर हो जाएगा डी। नंबर 1 पे क्या है, इनएक्टिव रिप्रेसर, दूसरा बीटा गैलेक्टोसाइडेज, तीसरा परमिएज, चौथा ट्रांस एसिटाइलेज। ये लैक ओपेरान की बात है। नेक्स्ट बेटा, विच वन रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैनर ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। देखो बेटा डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, जैसे यहाँ पर पहले ऑप्शन वाइज ही देखते हैं, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। ठीक, और हम जानते हैं डीएनए की सिंथेसिस हो, आरएनए की सिंथेसिस हो, चाहे प्रोटीन की सिंथेसिस हो, इन तीनों की सिंथेसिस का डायरेक्शन बेटा हमेशा क्या होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ठीक, हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलता है। अब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये क्या कह रहे हैं, 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ आ रहा है, उल्टा डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत पहले स्टैंड में। बी में देखो, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है। ठीक, और ये आ रहा है
5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। लेकिन बेटा इसका ओरिएंटेशन जो है, जैसे ये इधर की तरफ बन रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यहाँ से 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन हम जानते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क के अवे बनता है। क्या जो डीएनए की सिंथेसिस होती है वो यहाँ से प्राइमर यहाँ पे लगता है और इधर शुरू हो जाता है, ठीक। तीसरा ऑप्शन तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक। अच्छा एक चीज तो ये मान लो, जैसे ये तो ठीक है, ये वाला जो डायरेक्शन आपका दिया है यहाँ पे, फिर से मैं बताता हूं। सेकंड ऑप्शन में आइए। सेकंड ऑप्शन में ये जो डायरेक्शन इन्होंने 5 प्राइम टू 3 प्राइम दी, ये तो ठीक है, लेकिन जो दूसरी स्ट्रैंड है इसमें देखो अंदर की तरफ आ रहा है। अगर अंदर की तरफ आएगा और इसकी डायरेक्शन क्या है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और ये क्या बना रहे हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम, जबकि हम जानते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। तो इसके कारण ये वाला गलत, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आ जाओ इसमें जो डायरेक्शन है, अब देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ठीक, लेकिन इसमें जो डायरेक्शन दे रहा है, क्या दे रहा है 5 प्राइम टू 3 प्राइम टेम्पलेट स्ट्रैंड, लेकिन जो ये बन रहा है ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन दिखा रहा है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। अब आ जाओ फोर्थ ऑप्शन में। इसमें इन्होंने कहा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, ये डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम अंदर की तरफ चल रहा, डीएनए खुलता चला जाएगा, आगे स्ट्रैंड बढ़ती चली जाएगी। लेकिन जो दूसरा स्ट्रैंड है जिसको हम लैगिंग स्ट्रैंड कहते हैं, और इस लैगिंग स्ट्रैंड में जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट बने इनको ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहते हैं। ये बेटा जो सिंथेसिस हो रही है ये सही हो रही है। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट में क्या है, लूप बन जाता है ऐसे, तो डीएनए की सिंथेसिस क्या हो जाती है, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होती है, ठीक। जैसे ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, लेकिन उल्टा लूप बना करके 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं? आपका आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जिस हिसाब से डीएनए रेप्लिकेशन होता है उसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट? इनमें से कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट प्लेस ऑफ थायमीन, सही है। थायमीन, आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। दूसरा है ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू द OH ऑफ फर्स्ट कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। देखो पहले पेंटोज के पहले कार्बन से बेटा क्या जुड़ता है, नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है। जो शुगर है, यहाँ पे बनाता हूँ, ये आपका शुगर है बेटा, ठीक। ये आपका शुगर है, ये फर्स्ट कार्बन है, ठीक। ये C1, C2, C3, C4 और यहाँ पे होता है CH2OH, ये पांचवा कार्बन, ठीक। तो पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है और पांचवें कार्बन से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ता है, ठीक। तो जो पहले कार्बन से नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है इसमें बेटा N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, ठीक। और उसमें भी जो नाइट्रोजनस बेस अगर प्यूरीन है तो प्यूरीन का जो जुड़ता है क्या, 9th नंबर का नाइट्रोजन। प्यूरीन बेसेस जो होते हैं एडेनिन और ग्वानिन, उसका 1,9 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और अगर प्रीमिडीन होंगे तो पेरिमिडीन का 1 नंबर वाला नाइट्रोजन शुगर के पहले कार्बन से जुड़ेगा, ठीक है। तो ए नाइट्रोजनस बेस इज लिंक्ड टू OH ऑफ 1 कार्बन पेंटोज शुगर थ्रू ए N ग्लाइकोसिडिक लिंकेज टू फॉर्म ए न्यूक्लियोसाइड। जब बेटा इसमें फास्फेट ग्रुप नहीं जुड़ा होता है, केवल नाइट्रोजनस बेस और शुगर होती है, तो उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। तो ये भी आंसर आपका, ये भी ऑप्शन सही है, बी वाला। तीसरा है व्हेन ए फास्फेट ग्रुप इज लिंक्ड टू द OH ऑफ 5 प्राइम कार्बन ऑफ ए न्यूक्लियोसाइड। ये मान लो बेटा दो चीजें, नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलकर न्यूक्लियोसाइड बना दिया। अब इसमें जब फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तब ये क्या बना जाता है, न्यूक्लियोटाइड। और जो ये बॉन्ड बनता है किसमें, C5 ऑफ शुगर
एंड फॉस्फेट ग्रुप के बीच में, इस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं फॉस्फोईस्टर लिंकेज या फॉस्फोईस्टर बॉन्ड। ठीक है, करस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड इज फॉर्म। अब जो उसमें नाइट्रोजनस बेस लगा होगा उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा। तो आपका सी वाला भी सही है, ए सही है, बी सही है और सी सही है। और पूछा गया है कितने सही हैं। चौथा है टू न्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड थ्रू 5 प्राइम टू 3 प्राइम फॉस्फोडाइस्टर लिंकेज टू फॉर्म डाइन्यूक्लियोटाइड। देखो बेटा, जैसे ये मान लो आपका फॉस्फेट है, ये शुगर है और ये नाइट्रोजनस बेस है। शुगर में यहाँ पर 3 प्राइम कार्बन से, शुगर के ये वाला यहाँ पे जो 3' OH है, इस OH से शुगर के दूसरे वाले का फॉस्फेट जुड़ता है, ये फॉस्फेट जुड़ता है, ये शुगर, ये नाइट्रोजनस बेस। तो ये क्या हो जाएगा 3 प्राइम और इसे फॉस्फेट किसके 5 प्राइम से। तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगी, जबकि यहाँ पे क्या दिया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसलिए डी आपका गलत हो गया। नेक्स्ट है डीएनए पॉलीमर दस फॉर्म्ड हैज एट वन एंड ए फ्री फॉस्फेट मॉइटी एट 3 प्राइम एंड ऑफ शुगर। नहीं बेटा, 3 प्राइम एंड ऑफ शुगर पे फॉस्फेट मॉइटी नहीं होती है। फॉस्फेट मॉइटी हमेशा कहाँ होती है 5 प्राइम एंड पर ऑफ शुगर के 5वें कार्बन से फॉस्फेट हमेशा जुड़ता है। तो आपका ई भी गलत हो गया। अब आपका सही आंसर क्या होगा, ओनली ए बी आर करेक्ट, नहीं ए बी सी आर करेक्ट, बी सी डी एन ई आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि पहले तीनों सही हैं और नीचे वाले दोनों गलत हैं। नेक्स्ट, द बैकबोन ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड बाई। पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला की रज्जु किसके द्वारा बनाई जाती है। देखो, ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए है, इन दोनों में शुगर फॉस्फेट, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इधर भी फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर, इन दोनों के द्वारा क्या हो जाता है बैकबोन बनाई जाती है, शुगर और फॉस्फेट के द्वारा। इस शुगर से यहाँ पे एडेनिन मान लो जुड़ा है, यहाँ पे थायमीन जुड़ेगा तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। यहाँ पे ग्वानिन जुड़ा है, यहाँ पे साइटोसिन जुड़ेगा, इनके बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो बेटा जो बैकबोन है, जैसे सीढ़ी होती है ना, सीढ़ी में 2 बड़े बांस लगे होते हैं, फिर लैटरली ऐसे रखते हैं, तो जो मेन बांस जो खड़े होते हैं नीचे ज़मीन से छत तक, वो किसके द्वारा बनाया जा रहा है फॉस्फेट और शुगर के द्वारा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, शुगर एंड फॉस्फेट। नेक्स्ट है मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन, कॉलम 1 कॉलम 2। सबसे पहले SF ग्रिफिथ ने बेटा क्या किया था, ट्रांसफॉर्मेशन खोजा था। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब रूपांतरण, रूपांतरण को किसने देखा था ग्रिफिथ ने। एवेरी, मैकलियार्ड और मैकार्टी ये 3 वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1933 से 1944 तक, 1933 से 1944 तक इन्होंने इस ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था कि भाई जो लाइव रफ कॉलोनी वाला बैक्टीरिया था, लाइव आरस्टेन, उसमें डाइड मतलब मरे हुए जो एस स्ट्रेन वाला बैक्टीरिया था उससे कुछ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल आ गया। तो बाद में इन्होंने बताया था कि वो जो ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल है वो डीएनए है। तो एवेरी, मैकलियार्ड एंड मैकार्टी ने ये बताया कि डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। डीएनए क्या है, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। इन्होंने बेटा ये बताया कि डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। एवेरी, मैकलियार्ड एंड मैकार्टी, डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक, ये आपका क्या हो जाएगा 3rd। फिर वाटसन ने क्या बताया, सेमी कंजर्वेटिव मॉडल ऑफ डीएनए। इन्होंने कहा था डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है सेमी कंजर्वेटिव होता है, एक्सपेरिमेंटली बाद में दूसरे ने प्रूव किया। हार्से एंड चेज ने ये कहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है और अनइक्विवोकल प्रूफ दिया बाय यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ठीक है, नेक्स्ट, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस प्रेजेंट इन न्यूक्लियस, फर्स्ट आइडेंटिफाइड बाय फ्रेडरिक मिक्सचर। लेकिन कब, 1869।
फ्रेडरिक मिक्सचर इन 1968 गलत, फ्लेमिंग इन 1869 गलत, वाटसन एंड क्रिक 1954 इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल दिया था। नेक्स्ट है डबल हेलिक्स मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए प्रपोज्ड बाय वाटसन एंड क्रिक वाज बेस्ड ऑन, किस पर बेस्ड था? इन्होंने बेटा क्या किया था, जो विल्किंस और फ्रैंकलिन, माउरी विल्किंस एंड रोजालिंड फ्रैंकलिन, ये दो साइंटिस्ट थे, तो इन दोनों के एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा से देखा था कि डीएनए कैसा दिखता है। उन्होंने एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा दिया था, एक्सरे फिल्म बनाई थी डीएनए की, उसके बेसिस पर डबल हेलिक्स मॉडल प्रस्तुत किया था वाटसन एंड क्रिक ने। ठीक, तो आपका आंसर ए सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है फॉर ए डबल स्टैंडर्ड डीएनए द रेशियोज बिटवीन एडेनिन एंड थायमीन, ठीक, ए और टी और जी और सी, the ratios between A and T and G and C, guanine and cytosine are constant and equals to 1 was observed by। देखो बेटा, एडेनिन हमेशा थायमीन से बेस पेयरिंग करता है और ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बेस पेयरिंग करता है। ठीक, तो इन्होंने कहा कि एडेनिन और थायमीन का रेशियो और ग्वानिन और साइटोसिन, इन दोनों का रेशियो जो होता है कांस्टेंट होता है और 1 के बराबर होता है। इस बात को बताया था बेटा इरविन चारगाफ ने। वाटसन क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल बताया था, माउरी विल्किंस ने एक्सरे डिफ्रैक्शन किया था, मिक्सचर ने डीएनए देखा था, लेकिन इरविन चारगाफ ने इसके बारे में बताया था। नेक्स्ट है बेस पेयरिंग कन्फर्म्स ए वेरी यूनिक प्रॉपर्टी टू द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। बेस पेयरिंग के कारण ही तो डीएनए डबल स्टैंड है। बेस पेयरिंग ना हो तो सिंगल स्टैंड हो जाएगा। जब उसको हम गर्म करते हैं टीएम वैल्यू पर तो दोनों स्टैंड अलग हो जाते हैं, जैसे पीसीआर में होता है। पहले प्राइमर जुड़वाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको टेम्परेचर देते हैं जिससे दोनों स्टैंड अलग हो जाती हैं। और तो बेस पेयरिंग क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी है किसकी, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन की। सही है। इसका रीजन है बेस पेयर आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। बेस पेयर बेटा एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तभी वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं। क्षार युग्मन पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं को एक बहुत ही अनोखा गुण प्रदान करता है। दूसरा है क्षार युग्मों को एक दूसरे के पूरक कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो इसका असर्शन और रीजन दोनों सही है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, क्योंकि अगर उनमें कॉम्प्लीमेंटरिटी ना हो तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन एक दूसरे से बेस पेयरिंग नहीं करेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है among the following which is not the salient feature of double helix structure of DNA। जो डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए है उसका कौन सा ऐसा है इनमें से जो सैलिएंट फीचर नहीं है। देखो, इट इज मेड अप ऑफ 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन हुज बैकबोन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय शुगर एंड फास्फेट। सही है पहला वाला। दूसरा है द 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। इट मीन्स इफ वन चेन हैज द पोलैरिटी 5' to 3', द अदर हैज पोलैरिटी 3' to 5'। एक अगर डीएनए स्ट्रैंड 5' to 3' है तो दूसरा क्या हो जाएगा 3' to 5', यानी एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। तो ये वाली बात भी सही है। तीसरा है द बेसेस इन 2 स्ट्रैंड्स आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मिंग बेस पेयर। भाई एडेनिन इसमें क्या करता है, थायमीन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, ग्वानिन साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो ये भी बात सही है, बेसेस इन 2 स्ट्रैंड आर पेयर्ड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड, ये सही है। अब नेक्स्ट आपका आया द 2 चेन्स आर क्वाइल्ड इन लेफ्ट हैंडेड फैशन। नहीं बेटा, राइट हैंडेड फैशन, घड़ी की दिशा में क्वाइलिंग होती है। तो लेफ्ट हैंडेड फैशन क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन बताना क्या है, नॉट द साइलेंट फीचर। तो आपका एक्चुअली जो आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट, ए हेवी डीएनए N15 आइसोटोप है नाइट्रोजन का, भारी नाइट्रोजन N15, इसमें एक न्यूट्रॉन ज्यादा होगा। ऑफ ई कोलाई इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन N14 मीडियम फॉर 80 मिनट। देखो बेटा, मान लो ये आपका N15 वाला है क्या, डीएनए दोनों 15 वाले हैं। अब इसको इन्होंने कहा कि हम इसको 14 वाले मीडिया में ग्रो कराते हैं, तो दोनों स्ट्रैंड खुलेंगी। तो जो नई सिंथेसिस होगी स्ट्रैंड, एक ये होगी और एक ये होगी। नेक्स्ट, इसमें जो
पुरानी स्ट्रैंड क्या होगी, ये वाली। तो एक 14 वाली हो गई ग्रीन कलर से जो दिखाई दे रहा है, और ये 15, ये 15, ये 14। तो यहाँ पे दोनों क्या हो गई, हाइब्रिड हो गई। ये कितनी देर में होगा, 20 मिनट में। दूसरा जब बैक्टीरिया में रेप्लिकेशन होगा तो 20 मिनट में। तीसरा जब, तो यहाँ पे कितना बन जाएंगे, 2 हाइब्रिड और 2 N14 वाले, 4 बनेंगे। यहाँ पर फिर 8 बनेंगे 20 मिनट के बाद। यहाँ पे क्या बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। 8 में भी 2 हाइब्रिड ही रहेंगे बेटा, ये 2 हाइब्रिड हमेशा रहेंगे, क्योंकि जो 2 स्ट्रैंड यहाँ इनिशियली चली हैं वो हमेशा रहेंगी, 2 हाइब्रिड रहेंगे। 8 में 2 हाइब्रिड, फिर 20 मिनट के बाद 16 बन जाएंगे। 16 में भी 2 हाइब्रिड रहेंगे। तो अब इन्होंने वही पूछा है, ए हैवी डीएनए ऑफ ई कोलाई इज अलाउड टू रेप्लिकेट इन 14 मीडियम फॉर 80 मिनट। तो 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, 20 मिनट, यानी हम इसको कह सकते हैं 20 मिनट, 40 मिनट, यहाँ 40 कर सकते हैं, यहाँ 60 मिनट और यहाँ 80 मिनट। ठीक, 80 मिनट के बाद कितनी रेप्लिकेशन, एक बार 2 बने, फिर 4 बने, 8 बने और 16 बने। 16 में बेटा क्या है, 2 हाइब्रिड हैं और बाकी 14 क्या हैं, N14 वाले हो गए। और इसमें क्या N14 N15 दोनों है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट वुड बी द प्रोपोर्शन ऑफ लाइट डीएनए एंड हाइब्रिड डीएनए की डेंसिटी क्या होगी। तो देखो 100 में, ठीक, अगर देखो यहाँ पे क्या है 50%, ये 100% है। यहाँ जो हाइब्रिड बने हैं, हाइब्रिड की क्या है संख्या 100%, दोनों हाइब्रिड है, 2 बने हैं, दोनों हाइब्रिड हैं। तो ये क्या हो जाएगा 100%, 100%। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बने, 2 हाइब्रिड, 2 नॉर्मल, तो 50% 4 में। यहाँ क्या हो जाएगा, 8 में 6 नॉर्मल है, 2 हाइब्रिड, तो कितना हो जाएगा 75%। ठीक, और यहाँ पर 16 में 2 हाइब्रिड हैं और 14 वो हैं, तो कितना हो जाएगा 87.12.5% क्या हो जाएंगे हाइब्रिड और 87.5% क्या हो जाएंगे नॉर्मल। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, मैच द नेम्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन लिस्टेड अंडर कॉलम 1 विद द एमिनो एसिड गिवन अंडर कॉलम 2। ठीक, तो देखो बेटा, आपको सबसे पहले यू क्या बनाता है, फेनिल एलानिन। ठीक है, फिर ये सी क्या बनाता है, आपका लाइसीन। ठीक, फिर नेक्स्ट है ए नहीं 2 जो है प्रोलीन बनाता है। एक मिनट, 2 आपका क्या बनाएगा, सी ये क्या बनाएगा, प्रोलीन बनाएगा, ये आपका प्रोलीन बनाएगा। ठीक, पहला यू फेनिलएलानिन बनाएगा, दूसरा क्या है प्रोलीन बनाएगा, तीसरा आपका है ए ये बनाएगा आपका लाइसीन। ठीक, और चौथा क्या है जी ये क्या बनाएगा, ग्लाइसीन। ठीक, तो आपका आंसर हो जाएगा, सबसे पहले यू ये बनाएगा फेनिलएलानिन, ए का ई, 1 का ई, ये आपका आंसर बी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, यू फेनिलएलानिन बनाता है, सी 2 का डी हो जाएगा, प्रोलीन बनाता है, 3 का सी हो जाएगा यानी लाइसीन बनाता है, 4 का बी जी ग्लाइसीन बनाता है। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक, नेक्स्ट है, हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट इन प्रोकैरियोट्स, डीएनए इज हेल्ड बाय सम बेसिक प्रोटीन्स कॉल्ड पॉलीएमीन्स। डीएनए बेटा न्यूक्लियस में प्रोकैरियोट में फैला होता है, उसको एक जगह कंडेंस किया जाता है एक पर्टिकुलर रीजन पे, जिसको न्यूक्लियाइड कहते हैं, और वो कंडेंसेशन का काम बेसिक प्रोटीन करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पॉलीएमीन्स। सही है। दूसरा है, इन यूकैरियोट्स डीएनए इज रैप्ड अराउंड ए पॉजिटिवली चार्ज बेसिक प्रोटीन कॉल्ड हिस्टोन। हम लोगों का जो डीएनए है, यूकैरियोटिक डीएनए, हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा होता है, और वो भी क्या होती है, बेसिक प्रोटीन होती हैं। आपका बी भी सही है। तीसरा है, हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन।
लाइसिन और अर्जिनिन की अधिकता होती है किसमें, क्योंकि इसमें NH2 ग्रुप ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और इसी से क्या आता है, बेसिसिटी आती है। तो बेटा हिस्टोन आर रिच इन द बेसिक अमीनो एसिड रेसिड्यू लाइसिन एंड अर्जिनिन, ये भी बात सही है। अब चौथा है हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स कॉल्ड हिस्टोन ऑक्टामर। देखो हिस्टोन में H1, H2A, H2B, H3, H4 5 तरह की होती हैं। तो H2A, H2B, H3 और H4 इनके दो दो मॉलिक्यूल, H2A, H2B, H3 और H4 इनके दो दो मॉलिक्यूल मिलकर के 2 4 जा 8 यानी 8 मॉलिक्यूल हो गए। तो ये 8 मॉलिक्यूल क्या करते हैं, एक जगह एक हिस्टोन का ऑक्टामर बना लेते हैं और उसके चारों तरफ DNA लिपटता है, ठीक। और जो H1 प्रोटीन है वो एक लिंकर प्रोटीन होती है, ठीक। तो ये भी सही है। अब आपके क्या इन्होंने पूछा कितने स्टेटमेंट सही हैं, तो ए हो जाएगा, 4 के चारों सही हैं। नेक्स्ट, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस सम रीजन ऑफ क्रोमेटिन आर लूजली पैक्ड एंड स्टेन्स लाइट कलर, लाइट रिफर टू एज, इसको बेटा क्या कहते हैं, यूक्रोमेटिन। हेट्रोक्रोमेटिन वो होता है जो नहीं खुलता है और जब खुलता नहीं है DNA तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता है, ठीक। और यूक्रोमेटिन क्या है, लूजली पैक्ड होता है, ये खुलता है और DNA से mRNA बनाता है, mRNA से प्रोटीन बनाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा यूक्रोमेटिन। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। ये बेटा ध्यान देने वाली बात है कि करेक्ट है या नॉट करेक्ट है। तो कितने करेक्ट नहीं है यानी कितने गलत हैं, ठीक। बाय 1926 तक द क्वेस्ट टू डिटरमिन द मैकेनिज्म फॉर जेनेटिक इनहेरिटेंस हैज रीच्ड द मॉलिक्यूलर लेवल। सही बात है, 1926 तक मॉलिक्यूलर लेवल पे बात पहुंच गई थी कि DNA जेनेटिक मटेरियल है या नहीं है, जब ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था। स्मूथ सरफेस बैक्टीरिया S स्ट्रेन आर पैथोजेनिक ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉलीसैकेराइड कोट। सही है, ये दोनों बातें सही हैं, ठीक। पॉलीसैकेराइड कोट के कारण क्या होता है, प्रोटेक्टिव होता है पॉलीसैकेराइड कोट, जिससे वो बैक्टीरिया जाकर के किसी ह्यूमन बॉडी में उसके इम्यून सिस्टम से बच जाता है, ठीक। तो ये बैक्टीरिया क्या होता है, पैथोजेनिक होता है, किसके कारण, पॉलीसैकेराइड कोट के कारण। नेक्स्ट है ग्रिफिथ इंजेक्टेड ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड S, स्मूथ सरफेस वाला बैक्टीरिया जो हीट किल्ड था उसको इन्होंने लाइव R स्ट्रेन बैक्टीरिया के साथ इंजेक्ट किया। तो दोनों को जब साथ मिलाया तो माइस डेड हो गया, डाई हो गया, मर गया। तो माइस जो मर गया उसका रीज़न ये था, तभी इन्होंने एक कंक्लूजन निकाला था कि कुछ ट्रांसफार्मिंग प्रिंसिपल या कुछ ऐसी चीज़ है, समथिंग हैज ट्रांसफॉर्म्ड द R स्ट्रेन बैक्टीरिया टू S स्ट्रेन बैक्टीरिया। नेक्स्ट पॉइंट है, तो ये भी बात सही है, सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफर्ड फ्रॉम हीट किल्ड S स्ट्रेन टू लाइव स्ट्रेन। ये भी बात सही है, जो मरा हुआ S स्ट्रेन से कुछ ऐसी चीज थी जो लाइव R स्ट्रेन में गई और R स्ट्रेन भी पैथोजेनिक बन गया। सॉरी। नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल वाज डन बाय एवेरी एंड ग्रिफिथ। ये वाला बेटा गलत है, ठीक। तो इसमें इन्होंने पूछा कि कितने स्टेटमेंट है जो सही नहीं है, तो कितना सही नहीं है, एक सही नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा बी, ठीक। नेक्स्ट assertion all 3 RNAs are needed to synthesize a protein in the cell। all 3 RNA मतलब mRNA, tRNA और rRNA। तो इसमें नेक्स्ट रीजन क्या दिया इन्होंने, द mRNA प्रोवाइड टेम्पलेट। सही बात है, mRNA टेम्पलेट प्रोवाइड करता है। tRNA ब्रिंग एमिनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड। ये एमिनो एसिड को साइटोप्लाज्म से पकड़ के लाता है और जेनेटिक कोड को पढ़ता है। एंड rRNA प्लेज स्ट्रक्चरल एंड कैटालिटिक रोल ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस या ट्रांसलेशन। सही है, असर्शन और रीजन दोनों सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट है स्टेटमेंट फर्स्ट, देयर इज ए सिंगल DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज दैट कैटालाइजेस ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में बेटा एक ही DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होता है जिससे सभी तरह के RNA
बन जाते हैं। ठीक, ये पहली बात सही है। फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड along with RNA polymerase in बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या होता है, इनिशिएशन के लिए मतलब रेप्लिकेशन स्टार्ट हो, इसके लिए RNA पॉलीमरेज प्लस RNA पॉलीमरेज को एडिशनल फैक्टर की जरूरत होती है, वो भी एक प्रोटीन होती है जिसको हम सिग्मा फैक्टर कहते हैं। जब वो जुड़ता है तभी ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है। ठीक, और टर्मिनेशन के लिए तो आपको मालूम रो फैक्टर होता है। फॉर इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन सिग्मा फैक्टर इज रिक्वायर्ड अलॉन्ग विद RNA पॉलीमरेज इन बैक्टीरिया। तो दोनों स्टेटमेंट बेटा क्या है, सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट है हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। कितने स्टेटमेंट सही हैं। इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। जैसे बेटा यूकैरियोट में HNRNA बनता है, हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA, जिसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होते हैं। तो वहाँ से एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, इंट्रॉन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं। तो इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए स्प्लाइसिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन बैक्टीरिया में एक्सॉन और इंट्रॉन नहीं होते हैं, केवल वहाँ एक्सॉन होते हैं, केवल कोडिंग पार्ट होता है, इसीलिए वहाँ पे प्रोसेसिंग की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। इन बैक्टीरिया mRNA डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव। सही बात है। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। हम लोगों में बेटा क्या होता है, मतलब यूकैरियोट में जो ट्रांसक्रिप्शन है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, वहाँ से mRNA आ करके साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में आने के बाद तब उसकी क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है उससे। लेकिन बैक्टीरिया में न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म अलग अलग नहीं होते हैं, वहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होती है, तो एक ही कंपार्टमेंट होता है। इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन द सेम कंपार्टमेंट। एक ही साइटोप्लाज्म होता है, उसी में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों होता है। मेनी टाइम्स द ट्रांसलेशन कैन बिगिन मच बिफोर द mRNA इज फुली ट्रांसक्राइब्ड। बैक्टीरिया में क्या होता है, कभी कभी बहुत बार अक्सर ऐसा होता है कि एक तरफ mRNA बन रहा, मतलब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, mRNA बन गया, और दूसरी तरफ क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस भी चालू हो गई, ट्रांसलेशन। तो बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों साथ साथ हो सकते हैं। ठीक, इन बैक्टीरिया ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड, हो सकता है। ये भी सही है, ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। ठीक, इन यूकैरियोट्स देयर आर एटलीस्ट 3 RNA पॉलीमरेजेस इन द न्यूक्लियस। सही है। यूकैरियोट में बेटा 3 तरह के RNA पॉलीमरेज होते हैं। RNA पॉलीमरेज फर्स्ट, RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज थर्ड। ठीक, RNA पॉलीमरेज सेकंड HNRNA बनाता है, जिससे फिर हमारा मैच्योर RNA बनता है। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी स्टेटमेंट आर करेक्ट, सभी सही है, ऑल ऑफ दीज होगा। ठीक, नेक्स्ट है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। DNA पॉलीमरेज फर्स्ट। अब देखो DNA नहीं, RNA पॉलीमरेज सेकंड, RNA पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है बेटा, HNRNA बनाता है, प्रिकर्सर ऑफ mRNA, जिसको हम HNRNA हेट्रोजिनस न्यूक्लियर RNA कहते हैं। ठीक, तो इसमें क्या बनाता है, RNA पॉलीमरेज सेकंड क्या बनाता है, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। टेलिंग क्या होती है बेटा, 200 से 300 न्यूक्लियोटाइड को जोड़ देना mRNA के अंत में, टेल बनाना, पूंछ बनाना कहलाता है। कैपिंग यानी टोपी पहनाना क्या होता है, ये बेटा क्या होता है, ये आपका मेथिल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट जोड़ देना mRNA के पहले वाले पार्ट में टोपी पहना दे। ये ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि mRNA का डिग्रेडेशन ना हो, जो RNases बैठे हैं वो इसको तोड़ ना पाए, नहीं तो हमारी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो देखो क्या बोला, कैपिंग 5 का D हो गया, 4 का E हो गया, और सेकंड का C हो गया, फर्स्ट का A हो जाएगा। देखो RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाता है, ये बेटा बनाता है आपका rRNA, उसमें 28 sRNA बनेगा, 18 sRNA बनेगा, 5.8 sRNA बनेगा। और जो RNA पॉलीमरेज थर्ड है, ये बेटा बनाता है, अरे ये क्या हो रहा है, RNA पॉलीमरेज थर्ड ये आपका बनाता है tRNA, 5 sRNA और SNRNA। ठीक, मतलब
आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट आरआरएनए बना रहा है, उसमें कौन कौन सा आरआरएनए है? 28S आरआरएनए, 18S आरआरएनए और 5.8S आरआरएनए। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड HNRNA बनाता है। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड tRNA, 5S आरआरएनए और SNRNA यानी स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ठीक, जो स्प्लाइसिंग में काम आते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट का ए, सेकंड का सी, थर्ड का बी, ये हो जाएगा आपका पहला आंसर, ठीक, यानी इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन रिक्वायर्स ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड टू सिंथेसाइज ए पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड्स, ठीक, पॉलीमर ऑफ एमिनो एसिड, सही है। ट्रांसलेशन में क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम आरएनए से आरएनए का जो इंफॉर्मेशन है वो प्रोटीन के रूप में कोड करवाना है, पहला सही है स्टेटमेंट। दूसरा है नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंटरिटी एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड एंड एमिनो एसिड नॉर कुड बी ड्रॉन थ्योरेटिकली। ये जब बेटा उस समय बात चल रही थी, एनसीईआरटी की लाइन है कि जैसे डीएनए और आरएनए के बीच में कॉम्प्लीमेंटरिटी होती है, डीएनए से डीएनए बनना तो टेम्पलेट बन जाता है, डीएनए से आरएनए बनना तो डीएनए की एक टेम्पलेट बन जाती है, ठीक, आरएनए बन जाता, ट्रांसक्रिप्शन हो जाता है। लेकिन ट्रांसलेशन के लिए आरएनए नाइदर डज एनी कॉम्प्लीमेंट्री एग्जिस्ट बिटवीन न्यूक्लियोटाइड, आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनके बीच में और एमिनो एसिड के बीच में कोई कॉम्प्लीमेंटरिटी नहीं है, नॉर कैन बी ड्रॉन, ना तो हम इसको ड्रा कर सकते हैं किसी भी तरह से, ठीक, तो ये भी बात सही है। तो बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, among the following which are not the salient feature of genetic code, जेनेटिक कोड का salient feature कौन सा नहीं है? the codon is triplet, कुछ ट्रिपलेट में होते हैं, जैसे अभी बात हम लोगों ने की थी यू यू यू, जी 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 या जी यू जी, ठीक। अब देखो द कोडान इज ट्रिपलेट सही है, 61 कोडान कोड फॉर एमिनो एसिड एंड 3 कोडान डू नॉट कोड फॉर एनी एमिनो एसिड एंड फंक्शन एज स्टॉप कोडान, सही है। 3 स्टॉप कोडान कौन कौन से? उगा, यूजीए, उआ, यूएए और यूएजी, उआग, ये तीनों क्या है? स्टॉप कोडान है। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, और इसमें कहा गया है नहीं, सही नहीं है, कौन सा, किसके बारे में? जेनेटिक कोड के बारे में। Some amino acids are coded by more than one codon, hence the code is degenerate, सही है, ठीक है। Some amino acids are coded by more than one codon, बहुत सारे अमीनो एसिड हैं जो एक से अधिक कोडान के द्वारा कोडेड होते हैं, तो इसलिए कोड क्या है? डीजेनरेट है, डीजेनरेसी पाई जाती है कोडान में। द कोडान इज रीड इन mRNA इन नॉन कॉन्टिगुअस, ये बेटा गलत बात है, कॉन्टिगुअस फैशन में पढ़े जाते हैं, ठीक। जो कोडान है वो mRNA पे नॉन कॉन्टिगुअस फैशन में नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? कॉन्टिगुअस फैशन में पढ़ा जाता है, तो सी आपका गलत हो जाएगा। फिर क्या है? कोडान इज नियरली नॉन यूनिवर्सल, नियरली यूनिवर्सल होता है, नियरली कुछ एकाध अपवाद है बैक्टीरिया में, ठीक है, तो लगभग कोडान क्या होता है? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब वही बैक्टीरिया में कोडान जो एमिनो एसिड कोड करता है, बैक्टीरिया में, फंजाई में, प्लांट में, एनिमल में, सभी में एक ही कोड करता है, ठीक। तो कोडान इज नियरली नॉन यूनिवर्सल, ये भी गलत हो गया। AUG हैज डुअल फंक्शन, सही है, इट कोडान फॉर सिस्टीन नहीं होगा बेटा, मेथियोनिन के लिए कोड करता है, तो ये भी आपका गलत हो गया, ठीक। एंड आल्सो एक्ट एज स्टॉप कोडान, नहीं, स्टॉप कोडान की तरह काम नहीं करता है, ये इनिशिएटर की तरह काम करता है और मेथियोनिन को कोड करता है। तो आपका CDE गलत हो गया, आपका आंसर हो जाएगा A, ठीक। नेक्स्ट, the ribosome consists of structural RNA and about how many proteins are present, मतलब इन्होंने कहा राइबोसोम में 2 चीजें होती हैं, rRNA और प्रोटीन, लेकिन कितनी प्रोटीन होती हैं? 80 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? C। नेक्स्ट, इन प्रोकैरियोट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड विच एक्ट एज कैटलिस्ट, बेटा हमने अभी शुरू में बोला था कि जो 23S rRNA है ये कैटलिस्ट की तरह काम करता है, लेकिन किसमें? प्रोकैरियोट में। और यूकैरियोट में क्या होता है? 28S rRNA एक्ट एज कैटलिस्ट इन
यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में 28 srRNA पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है और 23 srRNA बैक्टीरिया में पेप्टाइड बॉन्ड बनाता है ड्यूरिंग ट्रांसलेशन। ठीक है बेटा, तो आपका आंसर हो जाएगा 23 srRNA। नेक्स्ट है, ए ट्रांसलेशनल यूनिट इन mRNA इज द सीक्वेंस ऑफ RNA दैट इज फ्लैंक्ड बाई। मतलब इन्होंने कहा कि जो ट्रांसलेशनल यूनिट है RNA में वो क्या है, तो स्टार्ट कोडान, AUG एंड स्टॉप कोडान। ठीक, आपका आंसर हो जाएगा बी, स्टार्ट कोडान होगा और स्टॉप कोडान होगा। ठीक, तभी तो उस mRNA से प्रोटीन बनेगी, स्टॉप कोडान जब तक नहीं आएगा तब तक रुकेगा नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, बी। प्रारंभ कूट AUG और रोध कूट ये UGA UAA UAG। ठीक, नेक्स्ट है असर्शन ए, RNA नॉट जनरली एक्ट एज जेनेटिक मटेरियल बिकॉज इट इज अनस्टेबल। अनस्टेबल तो है बेटा, क्यों अनस्टेबल है, बिकॉज। रीजन में क्या करेंगे, बिकॉज लगा देंगे, अगर आंसर सही मिल रहा तो रीजन सही है। बिकॉज 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट एवरी न्यूक्लियोटाइड इन RNA। RNA के हर न्यूक्लियोटाइड में जो राइबोस शुगर होती है उसके 2 कार्बन पे, 2' कार्बन पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी OH ग्रुप पाया जाता है। एंड दिस OH ग्रुप इज रिएक्टिव ग्रुप एंड मेक्स RNA लेबाइल एंड इजिली डिग्रेडेबल। इसी कारण क्या होता है, RNA अनस्टेबल होता है। ठीक, तो आपका असर्शन और रीजन दोनों सही हैं। और रीजन क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। RNA सामान्यतः आनुवंशिक पदार्थ के रूप में कार्य नहीं करता क्योंकि यह अस्थिर होता है। RNA में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड में उपस्थित 2' हाइड्रोक्सिल समूह का एक अभिक्रियाशील समूह है तथा RNA को अस्थिर और आसानी से विखंडन होने योग्य बनाता है। कौन, 2' हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, द एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज कैटालाइजेज द हाइड्रोलिसिस ऑफ। किसको तोड़ता है एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज, किसके जल अपघटन को उत्प्रेरित करता है, तो ये बेटा क्या बनाता है, लैक्टोज से ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ठीक, सुक्रोज इंटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज गलत, माल्टोज इंटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज ये भी गलत। ठीक, फ्रक्टोज इंटू ग्लूकोज ये भी गलत। तो क्या हो जाएगा, लैक्टोज इंटू गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज। आपका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट, assertion RNA was the first genetic material। मतलब इस ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन सबसे पहले जो मॉलिक्यूल कौन आया जेनेटिक मटेरियल की तरह, वो RNA आया। ये बात सही है, RNA was the first genetic material। क्या कारण है, कारण इन्होंने ये बताया कि इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस, जीवन की प्रक्रियाएं हैं, बहुत जरूरी आवश्यक प्रक्रियाएं जो हैं, सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन एंड स्प्लाइसिंग एटसेट्रा इवॉल्व्ड अराउंड RNA। RNA पहला आनुवंशिक पदार्थ था, चलो मान लेते हैं। फिर इन्होंने कारण क्या दिया, उपापचय यानी जो मेटाबॉलिज्म हो रही है, अनुवाद यानी ट्रांसलेशन, संबंधन यानी स्प्लाइसिंग आदि जैसे आवश्यक जीवन प्रक्रियाएं RNA के इधर उधर इर्द गिर्द विकसित हुई हैं। तो इससे ये पता चलता है कि RNA पहले बना, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ, उसके बाद DNA का मॉलिक्यूल आया। ठीक, तो दोनों बातें सही हैं, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो 123, द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट। बेटा जो अभी हमने HNRNA की बात की थी उसमें बेटा क्या होता है, आपका जो DNA होता है उसमें एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, ये मान लो एक्सॉन है, ये मान लो एक्सॉन है, ये एक्सॉन है और ये एक्सॉन है, और ये क्या है, इंट्रॉन। तो इंट्रॉन जो एक्सॉन के बीच में पाए जाते हैं, ये इन्फॉर्मेशन को क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं। मतलब ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, ये इतनी इन्फॉर्मेशन है, बीच में क्या है, इसमें थोड़ा सा रुका हुआ मामला है, यानी स्प्लिटिंग हो रही है। स्प्लिट माने उसे तोड़ना होता है, तोड़ने का मतलब यहाँ नहीं है, यहाँ इन्फॉर्मेशन जो है टूटी हुई है। अगर कॉन्टिन्यूअस होती तो स्प्लिट जीन नहीं कहते हैं। तो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा आती है, एक्सॉन के द्वारा। एक्सॉन के बीच में इंट्रॉन आ गया है, तो यही इसीलिए इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट जीन। द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट्स प्रोबेबली एन एंशिएंट फीचर ऑफ द जीनोम। जीनोम का ये
प्राचीन क्या है, रूप है। अंतरापित जीन व्यवस्था संभवतः जीनोम के प्राचीन रूप को व्यक्त करता है, यानी जीनोम के प्राचीन रूप यानी बहुत पुराना है। फिर इन्होंने क्या कहा, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। ये बात बेटा इसलिए कही गई है, देखो हम लोगों ने पढ़ा कि बैक्टीरिया भी बात आई थी सवाल में कि बैक्टीरिया में इंट्रॉन नहीं पाए जाते, इसीलिए उसकी कोई सी स्प्लाइसिंग की और मॉडिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन ये बैक्टीरिया से पहले जो बैक्टीरिया है उनको हम क्या कहते हैं, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स पाए जाते थे, आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन्स पाए जाते थे और पाए जाते हैं, ठीक। तो इंट्रॉन आर प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया आर द एंशिएंट बैक्टीरिया, ठीक। और वो चीज जो है जो आर्की बैक्टीरिया में थी वही चीज यूकैरियोट में आ गई, हम लोगों में है। आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन थे और हम लोगों में भी इंट्रॉन पाए जाते हैं। तो वही इन्होंने कहा कि जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है आर्की बैक्टीरिया में पाया जाता था, इसीलिए यह प्राचीन रूप को व्यक्त करता है। असर्शन सही है, ठीक। फिर इन्होंने क्या कहा, रीजन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी। एंटिक्विटी मतलब जो बहुत कोई पुरानी चीज हो, एंटीक धरोहर जिसको बोलते हैं, ठीक, पुरानी धरोहर है। रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी मतलब आर्की बैक्टीरिया में इंट्रॉन पाए जाते थे, वही इंट्रॉन हमारे पास धरोहर के रूप में रखे हैं, ठीक। द प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन इज रेमिनिसेंट ऑफ एंटिक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट्स द डोमिनेंस ऑफ आरएनए वर्ड। और जो स्प्लाइसिंग हो रही है वो ये बता रहा है कि आरएनए डोमिनेंट रहा है, स्प्लाइसिंग कर रहा है। स्प्लाइसिंग जो होती है आरएनए के द्वारा होता है, एसएनआरएनए के द्वारा, ठीक। तो अव्यक्तेक मतलब इंट्रॉन को कहते हैं कि उपस्थिति पुरातनता की याद दिलाती है। और अव्यक्तेक की उपस्थिति पुरातनता की याद क्यों दिलाती है, क्योंकि ये इंट्रॉन आर्की बैक्टीरिया में पाए जाते थे। अव्यक्तेक की उपस्थिति पुरातनता की याद दिलाती है और संबंधन की प्रक्रिया आरएनए संसार की प्रभुता को व्यक्त करती है, यानी आरएनए डोमिनेंट था, ठीक। आरएनए डोमिनेंट है इसीलिए स्प्लाइसिंग कर रहा है, क्योंकि स्प्लाइसिंग करने के लिए क्या है, वहां पर भी क्या है, वो ऑटो कैटालिसिस करता है स्प्लाइसिंग में इंट्रॉन को रिमूव करने के लिए। तो बेटा दोनों बातें सही हैं, कुछ समझ में आया। इंट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन आर्की बैक्टीरिया एंड दैट इंट्रॉन्स हैज बीन एलिमिनेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड अगेन दे आर प्रेजेंट इन द यूकैरियोट्स, ठीक। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, ठीक है। Next, a polycystic structural gene is regulated by a common promoter, अभी क्वेश्चन आया था लैकोपेरान का, and regulatory genes, ठीक है। Such arrangement is called ओपेरान कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एक सिंगल प्रोमोटर से अगर कई सारे जीन, बैक्टीरिया में पॉलीसिस्टोन होते हैं, एक ही प्रोमोटर से कई सारे स्ट्रक्चरल जीन कंट्रोल होते हैं, ठीक। एक पॉलीसिस्टोनिक रचनात्मक जीन का नियमन एक सामान्य उन्नायक और नियामक जीन द्वारा होता है, ऐसी व्यवस्था को ऑपेरान कहा जाता है। नेक्स्ट, द लैकोपेरान कंसिस्ट ऑफ रेगुलेटरी जीन एंड स्ट्रक्चरल जीन। कितनी रेगुलेटरी जीन होती हैं और कितनी स्ट्रक्चरल जीन? तो बेटा एक रेगुलेटरी होती है, कौन कौन सा, जैसे ये आपने देखा यहाँ पर सबसे पहले प्रमोटर, प्रमोटर के बाद जो आई जीन है, ये आई जीन एक्चुअली क्या करता है, इनहिबिशन करता है। किसका इनहिबिशन करता है आई जीन? आगे जो यहाँ पे प्रमोटर लगा है, ये प्रमोटर है, ये ऑपरेटर है, और ये जेड, वाई और ए, ये तीनों क्या हैं, स्ट्रक्चरल जीन है। दीज आर स्ट्रक्चरल जीन, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन हैं। ये आई जीन क्या करता है, ये इनहिबिशन का काम करता है, किसको, इस प्रमोटर को, ठीक। तो बनाता क्या है, रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन बनाता है, ठीक। और ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके इस प्रमोटर पे बाइंड हो जाती है,
तो ये प्रमोटर पे जब ये रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड हो जाती है, मान लो ये रिप्रेसर प्रोटीन है, ये जा कर के इस पे बाइंड हो जाएगी, तो ये आगे इनका ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाएगा। ठीक, तो वही इन्होंने कहा कितनी 3 है, स्ट्रक्चरल जीन कितनी है 3 और रेगुलेटरी जीन कितनी है 1। तो 1 रेगुलेटरी जीन और 3 क्या होती हैं स्ट्रक्चरल जीन। लैक प्रचालेक में 1 रेगुलेटरी जीन एंड 3 स्ट्रक्चरल जीन। नेक्स्ट, इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली। देखो उस समय जब ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत हुई थी, उस समय एक बेस पेयर के सीक्वेंस करने की जो कॉस्ट आई थी लगभग $3। और हम जानते हैं हमारे अंदर जो बेस पेयर कितने हैं 9 बिलियन। तो एक का हमारे अंदर कितने बेस पेयर हैं 3 × 10⁹। ठीक, तो एक का अगर ये क्या है 10⁹ का मतलब बिलियन, तो एक बेस पेयर का अगर 3 आ रहा है तो जितने बेस पेयर है उसको 3 से गुणा कर दो, तो 3 3 जा 9, 9 × 10⁹ यानी $9 बिलियन। आपका आंसर क्या हो जाएगा बी। ठीक है, इफ द ऑब्टेन्ड सीक्वेंसेस वेर टू बी स्टोर्ड, अब इन्होंने कहा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की ही बात चल रही है, जितने सीक्वेंस ऑब्टेन्ड हुए हैं उसको अगर टाइप फॉर्म में लिखें बुक में, इन बुक्स, एंड इफ ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 लेटर्स। इन्होंने कहा कि हम जितना भी डीएनए सीक्वेंस आया है उसको हम टाइप करवाएं, अगर पेज में टाइप करवाने के बाद हर उस किताब में टाइप फॉर्म इन बुक्स एंड ईच पेज ऑफ बुक कंटेन 1000 लेटर्स। इन्होंने कहा उस किताब का हर पन्ने में 1000 लेटर लिखे जाए ATGC वाले, एंड ईच बुक कंटेन 1000 पेजेस। इन्होंने कहा एक किताब में 1000 पेज हो, हर पेज में 1000 लेटर हो, देन हाउ मैनी बुक्स विल बी रिक्वायर्ड टू स्टोर दिस इंफॉर्मेशन। यानी इन्होंने कहा कि अगर हम टाइपिंग के फॉर्म में, किताब के फॉर्म में, हार्ड कॉपी में निकलवाएं तो कितनी किताबों की ज़रूरत होगी, जबकि हर किताब में 1000 पन्ने होंगे और हर पन्ने पर 1000 लेटर होंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3300 बुक्स होंगी। कितनी होंगी 3300। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, एमंग द फॉलोइंग विच इज नॉट द गोल ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का क्या गोल नहीं था। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। 20 से 25,000 जो भी जीन हैं उन सबको आइडेंटिफाई करना। दूसरा क्या था, डिटरमिन द सीक्वेंसेज ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेसेस दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। मतलब जो 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर हैं उनको क्या करना है, उनका सबका सीक्वेंस पता करना है। ठीक, ये भी सही है, पहला सही है, दूसरा भी सही है, दोनों गोल थे। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, ये भी बात सही है, डाटाबेस में इनको कलेक्ट किया गया ये इंफॉर्मेशन डाटाबेस में, और जब हम चाहें उसको रिट्राइव कर सकें, उसको दोबारा देख सकें। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ओनली इन बुक्स, ये बात गलत है। बुक में भी लिखना चाह रहे थे, बुक में भी लिखा गया, लेकिन डाटाबेस में इकट्ठा किया गया। 3300 बुक कौन पढ़ेगा। ठीक, इसको जब हम चाहेंगे तब कर लेंगे। तो ये वाली डी वाला आंसर गलत है। वही इन्होंने पूछा है विच इज द नॉट द गोल ऑफ HGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। इसका ये वाला गोल नहीं था, स्टोर दिस इंफॉर्मेशन ओनली इन बुक्स। नेक्स्ट, द 2 वेक्टर्स यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में 2 वेक्टर यूज किए गए थे, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, और दूसरा था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको हम बाक कहते हैं, BAC, बाक। दूसरा था ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इसको हम याक कहेंगे, YAC। ठीक, ये दोनों वेक्टर यूज किए गए थे, फैसमिड नहीं यूज किया गया। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा डी।
बोथ ए एंड बी, मानव जीनोम परियोजना के लिए उपयोग किए गए बाक और याक। नेक्स्ट, द VNTR belongs to a class of satellite DNA referred to as mini satellite. Number of VNTR is variable in homologous chromosome. देखो बेटा, सबसे पहले ये थोड़ा समझ लो कि एक्चुअली VNTR क्या है। ठीक, जैसे इस ह्यूमन जीनोम इसके वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट की जो हम बात करते हैं, हमारा जो डीएनए है उसका लगभग 99.9% डीएनए सबका सेम है। डिफरेंस कितना है? 0.1 में। और यही डिफरेंस जो 0.1% का डिफरेंस है, यही डिफरेंस लगभग कितना हो जाता है? 30 लाख बेस पेयर के आसपास। ठीक है, और इसी डिफरेंस की वजह से क्या होता है, हम लोग एक दूसरे से डिफरेंट दिखाई देते हैं। ठीक, तो देखो VNTR क्या होता है बेटा, मान लो हमने क्या किया, डीएनए को, अपनी सेल के डीएनए को पूरे को आइसोलेट किया। आइसोलेट करने के बाद उसको रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराते हैं। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट कराने के बाद उसका जब हम डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो देखो हमारा जो ज़्यादातर डीएनए है, मोर देन 98% डीएनए हमारा जो है वो काम का नहीं है। लेस देन 2% क्या है, वो आरएनए बनाता है, प्रोटीन बनाता है, लेस देन 2%। और जो 98% डीएनए है हमारा, जो मोर देन 98% डीएनए है, दिस डीएनए इज रिपीटिटिव डीएनए। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मान लो ये इतना है 98%, मोर देन 98%, ये क्या है? रिपीटिटिव डीएनए है। और लेस देन 2% क्या है? ये कोडिंग डीएनए है। ठीक, अब इस 98% डीएनए में ज़्यादातर क्या है? रिपीटिटिव डीएनए है, रिपीटिटिव डीएनए। ठीक, अब इस रिपीटिटिव डीएनए को जब हम डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करते हैं तो इस रिपीटिटिव डीएनए में वो रिस्ट्रिक्शन साइट बहुत सारी मिल जाती हैं। जब बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन साइट होती हैं तो इसके कारण इस जो रिपीटिटिव डीएनए है इसके सेगमेंट बहुत छोटे छोटे आते हैं। ठीक, हमने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया। ट्रीट करने के बाद इसकी जब डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें बैंड मिलते हैं। सॉरी, इधर ये अपनी जो कोडिंग डीएनए होगा बेटा, ठीक है, जो कोडिंग डीएनए है वो मोटा बैंड बनाएगा और ऊपर वाले ये क्या है? पतले पतले बैंड बनाएंगे। हालांकि परसेंटेज इसका ज़्यादा है लेकिन टुकड़े छोटे हो जाने के कारण क्या है? इसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक, अब अगर इसका हम क्या करें, इसका हम क्या करें, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से एब्जॉर्बेंस देखें। तो अगर हम इसका एब्जॉर्बेंस देखेंगे तो एब्जॉर्बेंस में हमें ऐसे कुछ दिखाई देगा। सॉरी, यहाँ पर एब्जॉर्बेंस अगर हम डीएनए का देखें तो कुछ ऐसा एक बड़ा सा पीक मिलती है और ये कई सारी छोटी पीक मिलती हैं। ठीक, इस बड़ी पीक को बल्क डीएनए कहते हैं। ठीक, या जीनोमिक डीएनए कहते हैं। और ये जो छोटे छोटे पीक आए हैं इनको हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। एक्चुअली समझने के लिए ये मान लो कोई प्लेनेट है, इसके चारों तरफ क्या है? सैटेलाइट घूम रहे हैं, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अब इस डीएनए को हम सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट डीएनए। और इस सैटेलाइट डीएनए को अगर हम इधर फिर से बताएं, सैटेलाइट डीएनए में दो तरह की चीज़ें होती हैं। देखो बेटा, इस सैटेलाइट डीएनए में दो चीज़ें होती हैं। एक को हम कहते हैं
माइक्रोसैटेलाइट, माइक्रोसैटेलाइट दूसरे को कहते हैं, ये जो सैटेलाइट डीएनए यहाँ पे मिला है हमें, ये वाले जो छोटे बैंड आए हैं, ये वाला, इसको हम कहते हैं माइक्रोसैटेलाइट, और दूसरा कहलाता है मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट। अब देखो, माइक्रो छोटा होता है कि मिनी, तो क्या छोटा होगा? माइक्रो। इसमें जो रिपीट होता है माइक्रो सैटेलाइट में 2 से 6 बेस पेयर का होता है। यानी 2 बेस पेयर का क्या होगा? 80 80 80 80 80 80। 3 बेस पेयर का ATG 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 ATG, 4 बेस पेयर ATGC ATGC ATGC, यही बार बार रिपीट होता है। फिर 6 बेस पेयर का मतलब ATTGGC ATTGGC ATTGGC, ऐसे मतलब 2 से 6 बेस पेयर का रिपीट होता है। ठीक। लेकिन जो मिनी सैटेलाइट है, इसमें 11 बेस पेयर से लेकर के 60 बेस पेयर तक का रिपीट होता है। ठीक है, 60 बेस पेयर का रिपीट होता है इसमें। तो बेटा जो मिनी सैटेलाइट होता है ये 11 से 60 बेस पेयर का होता है। तो मान लिया हम एक बना रहे हैं आपको VNTR समझाने के लिए। जैसे मान लिया यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट है GGCC, इसके बाद में हमने लिया ATGGCCTATA, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मान लो T लगा दिया हमने। अब ये जो हमारे पास ATGGCCTAATT ये आया, इसको फिर अगेन हमने लिखा, क्या लिखा? ATGGCCTATAT, और फिर लिख दिया हमने GGCC, ये हमारा रिस्ट्रिक्शन साइट है। अब बेटा क्या होगा? GGCC पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कट करेगा। अब देखो ये जो आपका सीक्वेंस है, क्या? ATGGCCTATAT, फिर क्या है यहाँ तक, एक मिनट, आपका ATGGCCTATAT, ठीक, यहाँ तक। और ATGGCCTATAT, अब देखो एक ये रिपीट है और दूसरा ये रिपीट है। ये जो दोनों रिपीट हैं, ये दोनों रिपीट एक दूसरे के पास पास हैं। ये पास पास होने के कारण इसको क्या कहते हैं हम? टैंडम रिपीट। क्या कहते हैं? टैंडम रिपीट। ये रिपीट क्या कहलाते हैं? टैंडम रिपीट। एंड दिस टैंडम मीनिंग एडजेसेंट, यानी पास पास। जो एडजेसेंट रिपीट है यानी पास पास है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? टैंडम रिपीट। अब बेटा ये टैंडम रिपीट हमारे बॉडी में, हमारे क्रोमोसोम में नंबर 1 पे मान लो 10 है, अगले बंदे के 20 हैं, तीसरे बंदे के 6 हैं, चौथे बंदे के 8 हैं। मतलब ये जो टैंडम रिपीट हैं यानी एडजेसेंट रिपीट हैं, ये हर एक ऑर्गेनिज्म के सेम क्रोमोसोम की अगर बात करो तो सभी में अलग अलग होंगे, एक्सेप्ट मोनोजाइगोटिक ट्विंस। मोनोजाइगोटिक ट्विंस में सेम होंगे, जो एक ही जाइगोट से बनेगा। तो ये टैंडम रिपीट हो गए। अब यही एक ऑर्गेनिज्म में 10 हैं, दूसरे में 20 हैं, तीसरे में 8 हैं, चौथे में 6 हैं, किसी में 4 हैं, इसीलिए इसको कहते हैं वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या कहते हैं? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक, VNTR। VNTR ये समझ में आया कि नहीं? VNTR क्या होता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। तो पहला जो ऑप्शन इन्होंने कहा है स्टेटमेंट, द VNTR बिलोंग्स टू ए क्लास, VNTR बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ सैटेलाइट DNA रिफर्ड एज मिनी सैटेलाइट। मिनी सैटेलाइट है और क्या है? सैटेलाइट DNA है। दूसरा है नंबर ऑफ VNTR इज वेरिएबल इवन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। इसमें अगर होमोलॉगस की बेटा बात करें तो देखो यहाँ पर मान लो मेरा फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, मेरा पहला क्रोमोसोम है, एक बेटा हमारा ये पेयर है होमोलॉगस पेयर, एक हमें मम्मी से मिला है, एक पापा से मिला है। मम्मी वाले को हम क्या कहेंगे? मैटरनल कहेंगे, पापा वाले को क्या कहेंगे? पैटर्नल कहेंगे। ठीक, अब जो मम्मी वाला क्रोमोसोम मुझे मिला है उसमें VNTR की संख्या 10 है मान लो। ठीक,
और जो पापा से मिला है उसमें 6 है VNTR। तो क्या हो जाएगा, एक ही इंडिविजुअल के होमोलॉगस क्रोमोसोम में भी VNTR की संख्या वेरिएबल होती है। वही दूसरा बोला गया है, नंबर ऑफ VNTR इज वेरिएबल इवन इन होमोलॉगस क्रोमोसोम। बात समझ में आई? तो क्या हो जाएगा आंसर आपका, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड आर करेक्ट। आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। नेक्स्ट, hybridization using labeled VNTR probe, digestion of DNA by restriction endonuclease, detection of hybridized DNA fragment by autoradiography, isolation of DNA, separation of DNA fragment by electrophoresis। ये बेटा जो स्टेप होता है DNA फिंगरप्रिंटिंग का, उसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें बेटा सबसे पहले हम नंबर 1 पे क्या करेंगे, नंबर 1 पे क्या करेंगे, आइसोलेशन ऑफ DNA। सबसे पहले सेल से DNA आइसोलेट करेंगे। आइसोलेशन करने के बाद DNA को हम लोग क्या करेंगे, उसका डाइजेशन करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, उसको तोड़ देंगे। डाइजेशन करने के बाद उसको हम सेपरेट करेंगे फ्रेगमेंट्स को इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा। ठीक है, क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफोरेसिस के द्वारा सेपरेट करेंगे। बात समझ में आई कि नहीं? इलेक्ट्रोफोरेसिस में जब सेपरेट हो जाएगा, उस जेल से हम उसको ट्रांसफर करेंगे सिंथेटिक मेम्ब्रेन पे, जिसको नाइट्रोसेलुलोज या नायलॉन मेम्ब्रेन कहेंगे। तो चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, 5वें नंबर पे होगा हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग लेबल्ड VNTR प्रोब। जो अभी VNTR की बात किए हैं, इसके आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड VNTR प्रोब बनाए जाते हैं जो रेडियो एक्टिव होते हैं। तो चौथे नंबर पे ये करेंगे। 5वें नंबर पे हम लोग करेंगे क्या, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। जो नायलॉन मेम्ब्रेन पे हम DNA को अपने ट्रांसफ़र कर लेंगे, सिंगल स्टैंडर्ड कर लेंगे एल्कलाइन मीडियम के द्वारा। उसके बाद हम VNTR प्रोब डालेंगे। जब प्रोब डालेंगे उसके बाद हम डिटेक्शन करेंगे हाइब्रिडाइज्ड DNA फ्रेगमेंट का ऑटो रेडियोग्राफी का। तो 6 नंबर पे ये हो जाएगा। तो पहले नंबर पे 4, दूसरे नंबर पे सेकंड, तो इसका मतलब 2 ऑप्शन हो सकते हैं, A, B और D। तीसरे नंबर पे 5, तीसरे नंबर पे 5 किसमें है, इसमें भी है। चौथे नंबर पे 4, चौथे नंबर पे 6 आएगा, चौथे नंबर पे 6 आ गया। तो आपका बी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, सबसे पहले 4, फिर सेकंड, फिर 5, थर्ड नंबर पे 5, फोर्थ नंबर पे 6, फिफ्थ नंबर पे 1 और 6 नंबर पे 3rd। तो आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक, क्या होगा, बी। ये बेटा स्टेप्स हैं जो हम DNA फिंगरप्रिंटिंग में करते हैं। नेक्स्ट है, इन DNA फिंगरप्रिंटिंग द हाइब्रिडाइज्ड स्ट्रेन्स आर डिटेक्टेड बाई ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी के द्वारा हम देखते हैं। ऑटो रेडियोग्राफी में बेसिकली जो एक्सरे फिल्म डाला जाता है, जैसे हम लोग एक्सरे करवाते हैं, वैसे ही ऑटो रेडियोग्राफी में जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं वो इसकी फिल्म बनती है। जो हमारे हाइब्रिडाइज्ड VNTR होंगे उसकी फिल्म बना लेते हैं और हम लोग काउंट कर लेते हैं। नेक्स्ट है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म इज डिटरमिन्ड बाई। किसी भी ऑर्गेनिज्म की जेनेटिक इंफॉर्मेशन सीक्वेंस ऑफ बेसेस इन DNA से डिटरमिन कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सीक्वेंसिंग ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कैन लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर नेचुरल कैपेबिलिटीज दैट कैन बी अप्लाइड टूवर्ड्स सॉल्विंग चैलेंजेस इन हेल्थ केयर। अगर बेटा हमें ये पता चल जाए कि कोई एक पर्टिकुलर एक्टिनोमाइसीट्स या कोई बैक्टीरिया या फंजाई है, इसके अंदर इमेंस पोटेंशियल है पर्टिकुलर एंटीबायोटिक निकालने का, तो अगर उसका सीक्वेंस हमें पता है तो उस सीक्वेंस को आर्टिफिशियली हम करके क्या कर सकते हैं, उससे और एंटीबायोटिक निकाल सकते हैं। ठीक, फिर इन एग्रीकल्चर में एनर्जी प्रोडक्शन में, सही बात है, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो कोई एल्कोहल बनाने वाला बैक्टीरिया मिल जाए, ईस्ट से भी ज़्यादा अच्छा मिल जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा पेट्रोल डीजल का है वो झंझट खत्म हो जाएगा, ज़्यादा अल्कोहल बना सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में। इन्वायरमेंटल रेमीडिएशन, जो भी टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स हैं उनको अगर कोई एब्जॉर्ब करने वाला या डिग्रेड करने वाला, पॉलीथीन है उसको डिग्रेड करने वाला अगर कोई बैक्टीरिया मिल जाए तो कितनी भी पॉलीथीन वो सब डिग्रेड हो जाएगी। ठीक, तो ये सभी जो है ऑल ऑफ दीज इश्यूज कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सीक्वेंसिंग ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट, हाउ मेनी बेस पेयर्स आर प्रेजेंट इन ई कोलाई। देखो ये 5381 न्यूक्लियोटाइड यानी सिंगल स्टैंडर्ड DNA यानी पहला क्वेश्चन यानी 5x174, ये बेटा लेमडा फेज है,
ये 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर ये ई कोलाई में पाए जाते हैं। किसमें? ई कोलाई में। और ये हमारा हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए, हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ ह्यूमन डीएनए। ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करते हैं आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू बेटा।